नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम स्कूल मैनेजमेंट यूनिट कर रहे थे, तो उसके अंदर कल हमने पुस्तकालय टॉपिक स्टार्ट किया था। पुस्तकालय टॉपिक को आगे कैरी ऑन करते हैं कि पुस्तकालय क्या होता है, उसका क्या रोल है स्कूल के अंदर, क्या भूमिका निभाता है स्टूडेंट और टीचर्स की लाइफ में। सारी बातों को आज हम देखेंगे। तो पुस्तकालय क्या है, ये कल बता दिया था आपको कि विद्यालय का पुस्तकालय वह स्थान है जहां विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं, रेफरेंस बुक्स मिलती है, संदर्भ ग्रंथ मिलते हैं, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ज्ञान विज्ञान से संबंधित साहित्य और अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध होती है जो बालक के ज्ञान विस्तार के लिए बहुत नीडेड है और उसके बौद्धिक विकास का वो केंद्र रहती है। तो इस वजह से पुस्तकालय इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के लिए जो डेटा अवेलेबल होना चाहिए पुस्तकों से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, को करिकुलम एक्टिविटी से रिलेटेड, टीचिंग एड से रिलेटेड, वो सारा का सारा पुस्तकालय में मिल जाता है। तो किसी भी स्कूल का कहीं ना कहीं बेस हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय है। वहां पर अगर एक अच्छा लाइब्रेरी है जहां पर मैटर अवेलेबल है तो टीचर्स को भी हेल्प मिल जाती है और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाती है। पुस्तकालय का क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर, क्या इम्पोर्टेंस रहता है के बारे में देखते हैं। तो पुस्तकालय है तो स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का भंडार है पुस्तकालय। पुस्तकालय विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराता है और यह केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहता, अतिरिक्त ज्ञान भी प्रदान करता है क्योंकि ओनली सिलेबस का बुक्स ही नहीं अवेलेबल होगा, इसमें अलग प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, वो सारी चीजें भी, संदर्भ ग्रंथ, वो सारी चीजें भी अवेलेबल हो जाएंगी। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। अब पुस्तकालय है तो स्वयं अध्ययन करने की जो प्रवृत्ति है उसका भी डेवलपमेंट होगा। सेल्फ स्टडी हम कर सकते हैं क्योंकि बुक्स मैटर अवेलेबल हो जाएगा तो उन चीज़ों के प्रति हम स्वतः भी अध्ययन कर सकते हैं। पुस्तकालय विद्यार्थियों में स्व अध्ययन करने की आदत डालता है और उनमें आत्मनिर्भरता और अनुशासन का विकास होता है। साइलेंट मोड के अंदर अगर बच्चा पढ़ रहा है, लाइब्रेरी के अंदर बैठकर पढ़ने की अगर उसे आदत है, सेल्फ स्टडी की आदत है, तो वो बहुत जल्दी मेंटली उन चीज़ों से ग्रो अप हो जाता है और चीज़ों को समझ पाता है, जिससे उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लग जाता है। रुचि और प्रतिभा का विकास होता है। पुस्तकालय के अंदर अलग अलग टाइप की पुस्तकें अगर उपलब्ध होंगी तो विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कोई भी बुक्स ले लेंगे। टीचर जो है अपनी रुचि के अनुसार वो करिकुलम एक्टिविटीज करवाएंगे कि बच्चे किस तरह आगे बढ़ पाए, बच्चों का नॉलेज किस तरह इंक्रीज हो पाए। रेफरेंस बुक्स एक्सेट्रा मिल जाएंगी तो पता चलेगा कि ओनली बुक्स जो सिलेबस में लगी हुई हैं उसके ही नहीं, उसके अलावा भी बच्चों को ज्ञान के अंदर, उसके अलावा भी बच्चों को नॉलेज इंक्रीज करने के अंदर लाइब्रेरी के बेस के ऊपर हेल्प मिल जाती है। बच्चा लिटरेचर को जान पाएगा, उससे रिलेटेड विज्ञान को जान पाएगा, कला को, इतिहास को, आदि में उनकी प्रतिभा का विकास होता है। पाठ्यक्रम की पूरकता, सप्लीमेंट होते हैं ये किसी भी सिलेबस की, किसी भी करिकुलम की, ये सप्लीमेंट्स होते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री अलग से चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मिल जाती हैं। जो बुक लगी हुई है, चाहे वो एनसीईआरटी लगी हुई है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर कुछ भी लगा हुआ है, जो भी एनसीईआरटी पोर्शन लगा हुआ है, उसके अलावा अगर हमें एक्टिविटी करनी है, उसके अलावा चीज़ों को देखना है, तो हम लाइब्रेरी से अलग-अलग प्रकार का साहित्य उठा सकते हैं, अलग-अलग प्रकार का रेफरेंस बुक लेकर उन चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो पुस्तकालय में उपलब्ध अतिरिक्त पुस्तकों से विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल है उस बुक के अंदर तो रेफरेंस बुक की हेल्प से हम उस लैंग्वेज के जो इश्यूज हैं, लैंग्वेज की जो कठिनाइयां हैं, उनको हम दूर करके इजी लैंग्वेज में उन चीज़ों को समझ सकते हैं। इससे उनके विषय का ज्ञान अधिक गहरा होगा और उनके ज्ञान जो है वो स्पष्ट भी हो जाएगा। अगर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आ गए हैं जो नहीं समझ आ रहे हैं तो हम रेफरेंस बुक की हेल्प से या अदर साहित्य की हेल्प से उन चीज़ों को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने पर वो जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो काफ़ी स्थायी हो जाएगा और स्पष्ट रूप से प्राप्त हो पाएगा। अनुसंधान और रचनात्मकता, उसके अंदर रिसर्च और क्रिएटिविटी का जो गुण है, क्वालिटी है, वो डेवलप हो जाता है क्योंकि अदर बुक्स भी ओनली सिलेबस का जितना बुक्स है अगर उसी को ही पढ़े और हमारे पास रेफरेंस बुक ना हो या अदर नॉलेज ना हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं स्टडी के अंदर, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते इजी वे के अंदर। इजी वे में समझने के लिए अगर हमारे पास और डेटा अवेलेबल है तो हम उसे काफ़ी इजीली और काफ़ी सिंपल स्पष्ट लैंग्वेज के अंदर उसे समझ सकते हैं। तो पुस्तकालय विद्यार्थियों को गहन अध्ययन और अनुसंधान की ओर भी प्रेरित करता है और उनमें नवीन विचार और रचनात्मक क्षमता भी विकसित हो जाती है।
लाइब्रेरी के अंदर और भी चीजें होती हैं, लाइक समाचार और सामयिक ज्ञान, करंट जो अफेयर्स हैं उनके बारे में जानकार कर सकते हैं कि देश विदेश के अंदर, आपके स्टेट के अंदर, आपके एरिया के अंदर क्या कुछ नया हो रहा है, उन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल सकती है अगर वहाँ पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड साहित्य पुस्तकें आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, तो उनके बारे में हमें इजीली नॉलेज मिल जाता है और हम समाज से, देश से, सोसाइटी से जुड़े रहते हैं कि क्या क्या इन्वेंशन हुआ, उन चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है। समाचार पत्र पत्रिकाएं विद्यार्थियों को देश विदेश की घटनाओं से परिचित करवाती है। इससे उनमें सामाजिक गुण, राजनीतिक और आर्थिक जागरूकता का विकास होता है कि हमारी इकोनॉमी कितना डेवलप हो रही है, हमने किन किन चीज़ों का इन्वेंशन किया, क्या अचीवमेंट किए, कौन से मेडल लिए, किस खेल के अंदर देश आगे रहा, स्टेट आगे रहा या राज्य आगे रहा, उन सब चीज़ों को हम इजीली अपनी नॉलेज के अंदर ला सकते हैं और वो चीज़ों की नॉलेज होगी तो हम भी उन चीज़ों के प्रति जागरूक रहेंगे। शिक्षक के लिए सहायक, टीचर के लिए तो हेल्पफुल है ही लाइब्रेरी, क्योंकि रेफरेंस बुक की मदद से वो और डेटा ले सकता है और और डेटा कलेक्ट करके बच्चों को और ज्यादा नॉलेज दे सकता है। शिक्षक भी पुस्तकालय की मदद से अपने विषय के ज्ञान को समृद्ध कर सकता है, मतलब उसको पूरा कह रहे ना, थोड़ा बहुत ज्ञान है अगर बुक में दिया हुआ है तो उस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करके चीजों को समझा सकता है अगर उसे और डेटा अवेलेबल हो जाता है। शोध और बेहतर शिक्षण सामग्री प्राप्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुशासन और एकाग्रता का विकास होता है अगर उस चीज के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर बच्चे को सेल्फ स्टडी करने की आदत हो जाए, बच्चा स्वाध्याय की आदत डाल लेता है तो बच्चे के अंदर अनुशासन और एकाग्रता का भी विकास हो जाएगा, क्योंकि पुस्तकालय का शांत वातावरण होता है। पुस्तकालय के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर शोर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल साइलेंट मोड के अंदर स्टडी की जाती है। तो पुस्तकालय के माध्यम से शांत वातावरण विद्यार्थी को अनुशासन, धैर्य और एकाग्रता की भावना भी उत्पन्न करता है। तो बेसिक हम कह सकते हैं कि विद्यालय में अगर पुस्तकालय है तो पुस्तकालय शिक्षा का हृदय है, हार्ट ऑफ द एजुकेशन कहा जाता है। किसी भी स्कूल की लाइब्रेरी को वहां का हार्ट कहा जाता है, वो उनका हृदय कहा जाता है। तो यह विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए ही तैयार नहीं करता बल्कि उनके जीवन के लिए भी तैयार करता है, क्योंकि बालक शांत वातावरण में रहना सीखेगा तो उसके अंदर अनुशासन स्वतः ही आ जाएगा, उसमें स्वाध्याय की आदत स्वतः ही आ जाएगी, उसमें धैर्य का गुण आ जाएगा। तो जिसके ऊपर सिर्फ स्कूल में एज ए स्टूडेंट ही नहीं, वो अपनी लाइफ में भी उसके ऊपर सक्सेस हो पाएगा। तो केवल परीक्षा के लिए ही तैयार नहीं करता बल्कि उन्हें जीवन के लिए भी तैयार करता है। पुस्तकालय से विद्यार्थियों में स्वाध्याय, अनुसंधान, चिंतन, रचनात्मकता मीन क्रिएटिविटी, आजीवन सीखने की प्रवृत्ति विकसित होती रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, करिकुलम का क्या मीनिंग है, पाठ्यक्रम क्या रोल प्ले करता है, किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी एजुकेशन फील्ड के अंदर करिकुलम का क्या रोल है, नीड क्यों है इसकी, उन चीजों के बारे में अपन देखते हैं। तो पाठ्यक्रम, करिकुलम होता क्या है, वह संपूर्ण योजना, एक पूरा का पूरा प्लान जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री, उनकी सहगामी क्रियाएं, शिक्षण अधिगम अनुभव और मूल्यांकन की विधियां सम्मिलित होती हैं। सिलेबस और करिकुलम दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। सिलेबस एक तरह का वो चीज है जिसका दायरा थोड़ा लिमिट होता है, और पाठ्यक्रम जिसको करिकुलम बोलते हैं उसके अंदर आपकी जो को करिकुलम एक्टिविटीज हैं वो भी आ रही है। पाठ्य सहगामी जिसको आप क्रियाएं कहते हैं, जो हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी आते हैं। जितनी भी एक्टिविटी स्कूल में करवाई जाती है, बुक से रिलेटेड नॉलेज है, पूरा टाइम टेबल है, वो सारी की सारी चीजें करिकुलम के अंदर आ जाती हैं। जैसे देखा हमने कि अध्ययन सामग्री भी इसके अंदर आएगी, सहगामी क्रियाएं भी आ रही हैं, शिक्षण अधिगम अनुभव भी आ रहे हैं और मूल्यांकन भी इसी के अंदर आता है। सरल शब्दों में हम कहें तो पाठ्यक्रम केवल पाठ्य पुस्तक ही सीमित नहीं रहता, पाठ्य पुस्तक तक सीमित रहेगा, वो होगा हमारा सिलेबस। सिलेबस की बात नहीं हो रही यहाँ पर, करिकुलम की बात हो रही है। तो जिसको हम बोलते हैं पाठ्यक्रम, तो पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि विद्यालयों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु जाने वाली सभी योजनाओं और क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित हम करते हैं। तो पाठ्यक्रम में ओनली पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, उसके साथ साथ सहभागी जो क्रियाएं हैं, अदर एक्टिविटीज हैं, वो भी ऐड होती हैं। वहाँ का टाइम टेबल, वहाँ का डिसिप्लिन मेथड, वहाँ की टीचिंग मेथड, वहाँ का पूरा सिस्टम होगा वो करिकुलम के अंदर। ये बाय प्लान किया जाएगा, पहले ही सेशन स्टार्ट होने से पहले ही पूरी प्लानिंग की जाती है और पूरा सेटअप तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा विद्यालय सुचारू रूप से चल पाए और बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी मिल सके, टीचर्स भी बेस्ट टू बेस्ट वहां पर अपना 100% दे पाए। इसके उद्देश्य क्या रहते हैं करिकुलम के? सबसे पहला उद्देश्य रहता है बालकों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना, कि बालक का ओनली शारीरिक विकास ना हो, ओनली मानसिक विकास ना हो, ओनली सामाजिक या आर्थिक,
एक फैक्टर को नहीं लेगा, वो बालक के सर्वांगीण विकास पर वर्क करेगा। सर्वांगीण विकास से मतलब है उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक सभी प्रकार से बच्चा डेवलप हो, तो उन चीजों के बारे में काम करता है कैरिकुलम। तो इसका पहला पर्पज ही यही होता है, पहला उद्देश्य ही यही होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो पाए। विद्यार्थियों के नैतिक, वही सर्वांगीण विकास को आगे एक्सप्लेन किया है कि विद्यार्थियों में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना, कि समाज को जिस तरह की नीड है, आज समाज को आईटी की नीड है, आज समाज को एआई की नीड है, आज बच्चों के अंदर टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है, तो करिकुलम भी इसी प्रकार का बनाया जाएगा कि बालकों को इन चीजों की नॉलेज इजीली प्रोवाइड हो जाए विद्यालय शिक्षण के अंदर ही। बालकों को अगर मॉरल वैल्यूज की नीड है, समाज चाहता है कि संस्कृति की नीड है, सांस्कृतिक धरोहर को ध्यान रखा जाए, तो समाज के अकॉर्डिंग ही चीजों का ज्ञान देना विद्यालय के अंदर स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह का करिकुलम बनाया जाता है। तो करिकुलम का पर्पज रहता है कि समाज को जिस चीज की आवश्यकता है विद्यालय के अंदर, उसी प्रकार का करिकुलम स्टार्ट कर दिया जाए। विद्यार्थियों को व्यवसायिक और जीवन उपयोगी दक्षताओं में सुसज्जित करना, ओनली सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देना कि बालक उस स्टडी को करके उसके बाद व्यवसायिक दक्षता भी प्राप्त कर ले। ऐसा ना हो कि पढ़ने लिखने के बाद बच्चा बेरोजगार रहे, नहीं, बेरोजगार नहीं, बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी आ जानी चाहिए कि वो खुद का कमा कर समाज को एक अच्छा नागरिक बनकर दिखाए। बच्चों में विज्ञान, तकनीकी और आधुनिकता की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा उपलब्ध करवाना, बच्चों को जिस तरह की साइंस की फील्ड आजकल चल रही है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी की फील्ड आजकल चल रही है, उस बेस के ऊपर बच्चों को नॉलेज देना भी करिकुलम का एक मेन पर्पज रहता है। छात्रों में अनुसंधान, रिसर्च करना, चिंतन करना, सृजनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना, करिकुलम का भी उद्देश्य ये रहता है कि बालक के अंदर क्रिएटिविटी आए, बालक के अंदर रिसर्च की जो क्षमता है, खोजबीन की जो क्षमता है जिसको हम बोलते हैं, वो चीजें बच्चे के अंदर, वो क्वालिटी डेवलप हो जाए, वो गुण बच्चे के अंदर विद्यमान हो जाए। तो करिकुलम के अंदर इसी तरह की एक्टिविटी पार्टिसिपेट करवाई जाती है, उनका सिलेबस इस तरह का सिग्निफाई किया जाता है कि बालक उन चीजों को समझ पाए। शिक्षा को लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप बनाना, कि जैसा समाज को चाहिए वही समाज की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग शिक्षा को बनाना। तो आज लोकतांत्रिक स्वरूप चाहिए शिक्षा का, तो शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप के अकॉर्डिंग ही करिकुलम एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो फिक्स की जाती हैं, चाहे वो किताबी ज्ञान है, चाहे वो सामाजिक ज्ञान है, चाहे वो मॉरल वैल्यूज हैं, चाहे वो सांस्कृतिक को लेकर, चाहे देश की धरोहर और संपदा को लेकर ज्ञान है, सभी इसी प्रकार का फिक्स किया जाता है जैसा कि समाज को नीड है, जैसा कि समाज को आवश्यकता है। पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार क्या क्या रहते हैं, क्या क्या बेसिस हैं, किन बेस के ऊपर उनको आधार बनाकर उसका निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहला आधार देखा जाता है दार्शनिक आधार। फिलोसफिकल बेस क्या होता है कि दार्शनिक जो हमारी धारणाएं हैं, लाइक आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद इत्यादि जो है पाठ्यक्रम की दिशा निर्धारित करते हैं कि नेचर से रिलेटेड, दर्शन से रिलेटेड इन चीजों का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। बच्चे को जानना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, हमारी पूंजी क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी विरासत क्या है, इन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। इसी कारण हमारा जो सिलेबस लगता है उनके अंदर इन चीजों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो करिकुलम बनाते वक्त दार्शनिक आधार को वैल्यू किया जाता है, बेस बनाया जाता है, और मनोवैज्ञानिक आधार भी, साइकोलॉजिकल बेस भी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि बच्चे की आयु के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग और उसके अंदर जो इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं जो, उनके बेस के ऊपर ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग मोड से रहता है, उसकी आयु के अकॉर्डिंग उसके अंदर अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, उसकी आयु के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो उन बेस के ऊपर भी एजुकेशन का जो सिस्टम है वो फिक्स किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग ही करिकुलम बनाया जाता है। तो करिकुलम बनाने से पहले इन आधारों को चेक किया जाता है कि क्या ये उनके ऊपर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। फिर सामाजिक आधार की, करिकुलम का मेन पर्पज ही यही है कि समाज को जिस चीज की आवश्यकता है, जिस चीज की नीड समाज को है, उन चीजों को देखते हुए ही करिकुलम बनाया जाता है। तो विद्यालय और समाज दोनों का कोरिलेशन आपको समझाया था कि उनके बीच में संबंध, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो अगर समाज विद्यालय को कुछ दे रहा है तो विद्यालय की भी ड्यूटी बनती है कि समाज को जिन चीजों की आवश्यकता है उन्हीं के अकॉर्डिंग वो आवश्यकताएं की भी पूर्ति की जा सके। तो समाज की आवश्यकताओं, उनकी परंपराओं, उनकी संस्कृति और समस्याओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जाती है। तो इन कैरिकुलम को बनाते वक्त दार्शनिक आधार को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनका मनोवैज्ञानिक आधार देखा जाता है, उनका सामाजिक आधार देखा जाता है,
राष्ट्रीय आधार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। राष्ट्रीय आधार की वो राष्ट्र की एकता, अखंडता, उसकी प्रगति और समृद्धि को ध्यान में रखें कि ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं करवाया जाए, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाई जाए जिससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान हो, देश की एकता पर आंच आए। तो बच्चों को ऐसा सिलेबस करवाया जाएगा, ऐसा करिकुलम एक्टिविटीज करवाई जाएगी, ऐसा करिकुलम उनके लिए तैयार किया जाएगा, एनवायरमेंट तैयार किया जाएगा जिससे बच्चों में देश प्रेम की, सहयोग की, भाईचारे की, देश की अखंडता को बनाए रखने की भावना, बच्चे उन भावनाओं से बच्चा ओतप्रोत हो, ना कि ऐसा हो कि देश के प्रति विद्रोह की भावना बच्चे के अंदर आए। तो कोई भी करिकुलम फिक्स करने से पहले इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का होगा कि वह राष्ट्र की एकता, अखंडता, प्रगति और समृद्धि में सहायक बने। व्यवसायिक आधार भी जरूरी है कि ऐसा बच्चा पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो इन फ्यूचर कोई काम नहीं आ रही, तो इन फ्यूचर बेस को लेकर भी चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि करिकुलम इस तरह का बने कि बच्चे में व्यवसायिक दक्षता आ जाए। तो पाठ्यक्रम विद्यार्थी में रोजगार और जीवन उपयोगी कौशल प्रदान करने वाला होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज टेक्नोलॉजी चल रही है, तो वैज्ञानिक और तकनीकी आधार भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो बदलते समय के अनुसार बालक विज्ञान को देखे, तकनीकी प्रगति को देखे और उसके अंदर ही वो पूरी टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, उसको पूरे सिलेबस के अंदर समाविष्ट करना चाहिए, उसके अंदर उन चीजों को ऐड करना चाहिए। तो बदलते समय के अनुसार विज्ञान और तकनीकी प्रगति को पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया जाना चाहिए, उसके अंदर उसको ऐड किया जाना जरूरी है। तो पाठ्यक्रम को बनाने के लिए किन किन आधारों की जरूरत है? सबसे पहला फिलोसफिकल बेस, मतलब उसका दार्शनिक आधार होना जरूरी है, उसका मनोवैज्ञानिक आधार देखा जाता है, उसका सामाजिक आधार देखा जाता है, राष्ट्रीय आधार देखा जाता है कि उस सिलेबस से, उस करिकुलम से देश की अखंडता को कोई नुकसान ना हो, व्यवसायिक आधार देखा जाता है कि जो भी एजुकेशन दी जा रही है इन फ्यूचर भी बच्चे के काम आए, और वैज्ञानिक और तकनीकी आधार देखा जाता है कि बच्चे के लिए वो ऐसी हो जिसके वजह से बच्चे कहीं ना कहीं चीजों को समझ पाए, आज जो युग चल रहा है उसके अंदर एडजस्ट हो पाए। तो करिकुलम बनाते वक्त इन चीजों को बेस लिया जाता है और उन्हीं के बेस के ऊपर ये पूरा करिकुलम बनाया जाता है। अभी देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के लिए किन किन सिद्धांतों की जरूरत है, किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, जिनके बेस के ऊपर ही ये पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया जाता है। सबसे पहला सिद्धांत हम देखते हैं, संपूर्णता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम केवल बौद्धिक विकास तक सीमित न होकर शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक, जिसको हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास, बार बार बताया गया है कि सर्वांगीण विकास क्या होता है, कि जिसके अंदर बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, नैतिक विकास हो और सामाजिक विकास भी हो। तो किसी भी करिकुलम को बनाने के लिए सर्वांगीण विकास, इन चीजों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि संपूर्णता बच्चे के अंदर आनी जरूरी है। तो इस सिद्धांत को सबसे पहले फॉलो किया जाता है। फिर हम देखते हैं लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन के सिद्धांत से हमारा आशय है कि जैसा है उतना फ्लेक्सिबल कर दिया जाए, जैसे समाज को जरूरत है। आज अगर टेक्नोलॉजी की नॉलेज बच्चों के लिए जरूरी है तो उन करिकुलम के अंदर टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाए, और अगर जब संस्कृति की जरूरत है, बच्चे को सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताना जरूरी है, तो उसके अंदर उसको ऐड कर दिया जाए। तो लचीलापन हो, ऐसा ना हो कि एकदम सुदृढ़, इतना ज्यादा स्ट्रोंग हो, उतना ज्यादा ऐसे कहते ना कि भाई ठीक है चीजों को बदला ही नहीं जा सकता, इतना पूरा सिद्धांतवादी नहीं होना। तो फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। पाठ्यक्रम में समय के अकॉर्डिंग, स्थान के अकॉर्डिंग और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन की सुविधा होनी चाहिए। संतुलन का सिद्धांत, विभिन्न विषयों का आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, तब कोऑर्डिनेशन बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमें समाज के अकॉर्डिंग, आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाना है। और अगर हम बैलेंस करना नहीं जानते उन चीजों के अंदर, तो वो जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो संतुलन का सिद्धांत, विभिन्न विषयों और क्रियाओं में उचित संतुलन का पाया जाना जरूरी है। फिर अनुभवपरकता का सिद्धांत। अनुभवपरकता का सिद्धांत है कि शिक्षा केवल सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक अनुभवों से भी जुड़ी हो, मतलब हमारी व्यवहारिक जीवन से भी जुड़ी हुई हो। ऐसा ना हो कि ओनली बुक्स के अंदर जो एथिक्स दिख रहे हैं, बुक्स के अंदर जो प्रिंसिपल्स दिख रहे हैं उनको फॉलो किया जाए, आदर्शवाद को इतना फॉलो किया जाए कि रियल लाइफ के अंदर वो एग्जिस्ट ही ना करें। तो व्यवहारिकता होना उनका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर आता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत में पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और प्रगतिशीलता हो, जिससे शिक्षा निरंतर चलती रहे, सतत चलती रहे।
देखो क्रमबद्धता से क्या मतलब है, ऐसा ना हो कि आज तो एक टॉपिक इस तरह, जैसे अभी आपको सिलेबस करवाया जा रहा है तो वो सारे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, एक का संबंध दूसरे से है। अगर आप एक टॉपिक छोड़ते हो तो दूसरा आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। जैसे अब विद्यालय संगठन कर रहे थे तो विद्यालय में स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा, टीचर्स के बारे में हमने पढ़ा, अनुशासन के बारे में पढ़ा, तो वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पुस्तकालय के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम सिलेबस के बारे में, करिकुलम के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, सारी चीजें हमने पढ़ी। तो ये सारी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रही हैं, सारी एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। तो ये चीजों के अंदर क्रमबद्धता आती है। तो क्रमबद्धता अगर नहीं होगी तो उनका जो करिकुलम है, उनका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। ये विद्यार्थी, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता है, कि समाज को जिन चीजों की आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग ही करिकुलम बनाया जाएगा। क्योंकि हमारा मुख्य ध्येय क्या रहता है कि विद्यालय का उद्देश्य ये है कि समाज को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य का निर्माण करके हम लोग दें। तो टीचर का मेन पर्पस क्या, इसीलिए विद्यालय में जो टीचर है उसको भविष्य निर्माता कहा जाता है, कि वो भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो वो स्टूडेंट्स को ऐसा नॉलेज देगा जिससे भविष्य, समाज की जो आवश्यकताएं हैं भविष्य में वो पूरी हो सके। तो करिकुलम भी इसी तरह का बनाया जाता है कि आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। यदि इसके निर्माण में सही उद्देश्य, सही आधार और सही सिद्धांतों को अपनाया जाएगा तो शिक्षा विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास, तो शिक्षा का मेन टारगेट ही क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो बालक का अगर सर्वांगीण विकास, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है तो शिक्षा हमारे लिए सार्थक है। अगर सर्वांगीण विकास टाइम के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही तो इट्स मीन जो करिकुलम बनाया गया है वो सेट नहीं है। तो उनके बेस दोबारा चेक करने की नीड है। उनका जैसे फिलोसफिकल बेस हमने देखा, साइकोलॉजिकल बेस देखा, तो उनको दोबारा रीचेक करने की नीड है कि कहाँ पर कौन सा बेस छूट गया है। उनके प्रिंसिपल्स चेक करने की, उनके मॉरल वैल्यूज चेक करने की वापस से नीड है। तो बालक का सर्वांगीण विकास के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी सहायक सिद्ध होगा, तो वही बेस्ट करिकुलम होगा। देखो पाठ्यक्रम निर्माण के हमने बेस देखे। बेस के अंदर सबसे पहले दार्शनिक आधार देखा, मनोवैज्ञानिक आधार देखा और सामाजिक आधार को हमने देखा। देन राष्ट्रीय आधार, व्यवसायिक आधार और वैज्ञानिक और तकनीकी आधार, ये अगर आधार काम करते हैं तो जो करिकुलम है वो बेस्ट क्वालिटी का बनेगा। फिर उसके बाद कुछ हमने एथिक्स देखे, उन कुछ प्रिंसिपल्स देखे। उन प्रिंसिपल्स में क्या था, संपूर्णता का सिद्धांत देखा कि सर्वांगीण विकास निडेड, लचीलेपन का सिद्धांत देखा कि करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। फिर हमने संतुलन का सिद्धांत देखा कि चीजों का बैलेंस होना जरूरी है, अगर वो चीजें नहीं हो रही तब भी चीजें नहीं प्राप्त होंगी। अनुभव परकता का सिद्धांत देखा कि ओनली सिद्धांतिक किताबी ज्ञान ना हो, व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है। निरंतरता का सिद्धांत देखा कि उनमें क्रमबद्धता होनी जरूरी है। अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, ये आधार फॉलो किए जाते हैं तो बालक के सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य है वो करिकुलम प्राप्त कर लेगा। जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है तो इस तरह का होना चाहिए कि उससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास बार बार बताया गया है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, सभी टाइप का जो विकास है बालक का होना चाहिए, तो वो बालक सर्वांगीण विकास में जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा प्रशासन क्या है। हमने स्कूल मैनेजमेंट पढ़ा, विद्यालय संगठन हमारी यूनिट चल रही है, तो उसके अंदर इस चीज को देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का होगा पूरे स्कूल का। तो शिक्षा प्रशासन वह प्रोसेस है जिसके अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संसाधनों का, अब संसाधन कौन कौन से, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन, तीनों को ऐड किया जाएगा, का योजनाबद्ध संगठित संचालन और मूल्यांकन किया जाता है। ऑयलसन ने शिक्षा प्रशासन को बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कार्यों को व्यवस्थित रूप से समझाया है कि क्या क्या कार्य होने चाहिए शिक्षा प्रशासन के, उसको अपन आगे देखते हैं। तो बेसिकली क्या क्या तीनों चीजों का बैलेंस होना, और इस तरह बैलेंस होना कि वो सिस्टम वाइज पूरा का पूरा जो विद्यालय संगठन है वो चल पाए। तो मेन कार्य क्या बताए हैं मोहिल्सन ने, सबसे पहले प्लानिंग, किसी चीज का प्लान बनाकर काम किया जाएगा। विदाउट प्लानिंग आप काम करोगे तो चीजें बैलेंस में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हमें चीजों को पूरा सेटअप करना पड़ेगा। जैसे मकान बनाने के लिए नक्शे का होना जरूरी है, अगर आप मकान का मैप नहीं बना रहे हैं तो क्या कोई भी रूम कहीं पर भी खड़ा किया जा सकता है, या कहीं पर भी बिना सिस्टम के नहीं होता। सबसे पहले मैपिंग करना जरूरी है, उस चीज के लिए आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। स्कूल भी कुछ इसी तरह का है, शिक्षा भी कुछ इसी तरह की है। तो पूरा का पूरा सेटअप करने के लिए, जैसे अभी अपने करिकुलम पढ़ा, तो करिकुलम के लिए मैंने कहा ना कि पूरे साल का पहले ही सिलेबस आपके पास आ जाता है, पूरा शिविरा आपके पास आ जाता है।
एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा पूरा शिविरा पहले फिक्स कर दिया जाता है कि कौन से दिन छुट्टी होगी, कौन से दिन नहीं होगी, कौन से फेस्टिवल पे की जाएगी। तो वो जैसे पहले ही प्लानिंग कर, जैसे बजट पेश किया जाता है तो पूरे साल का बजट पहले ही बता दिया जाता है कि ये यहाँ पर इन मदों पर खर्च किया जाएगा। तो उसी तरह पहले ही प्लानिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्लानिंग एक्यूरेट होगी तो उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन अगर प्लानिंग ही नहीं सिस्टम वाइज है तो एग्जीक्यूट किससे किया जाएगा। तो सबसे पहले प्लानिंग बनाना जरूरी है, योजना बनाना जरूरी है। तो शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाएं बनानी पड़ती हैं कि लॉन्ग टर्म में कौन सी प्लानिंग काम करेगी और शॉर्ट टर्म में कौन सी प्लानिंग काम करेगी। कि 1 या 2 महीने की प्लानिंग बनाना कि भाई ठीक है, इस महीने में ये टारगेट अचीव करना है, इस महीने में ये टारगेट अचीव करना है, इतने टाइम तक सिलेबस पूरा करना है, इतने टाइम तक ये करिकुलम एक्टिविटीज करनी है, लाइक शॉर्ट टर्म। और पूरे साल का जो इवैल्यूएशन करना है, पूरे साल का जो मूल्यांकन करना है, उसके बेस के ऊपर लॉन्ग टर्म कि 5 सालों के अंदर ये टारगेट अचीव करना है, 3 सालों में ये टारगेट अचीव करना है, इतना एजुकेशन लेवल लेकर आना है, इतनी ये चीजें नीड्स होंगी स्कूल को। तो वो सारी चीजें होती हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। तो दोनों की प्लानिंग करना जरूरी है। प्लानिंग किस लिए करना जरूरी है कि जो वित्तीय सुविधाएं हैं, जो भौतिक सुविधाएं हैं, जो मानवीय सुविधाएं हैं, मतलब तीनों जो संसाधन हैं उनको सही रूप से यूटिलाइज किया जा सके, उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके, जिससे अधिक से अधिक हमें संतुष्टि की प्राप्ति हो। तो शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाएं बनाना। विद्यालय की क्या आवश्यकताएं हैं, छात्रों की संख्या कितनी है, संसाधन कितने हैं और समाज की जरूरतों का आकलन करना। मतलब उन चीजों को सबको पहले ही मेजर करना कि क्या कितनी नीड चाहिए। अभी क्लास के अंदर अगर 42 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, 40 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनका फर्नीचर अरेंज करना, कितने एडमिशन हो गए हैं, कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं, इन सारी चीजों का पहले आकलन करना कि क्या सिस्टम रहेगा और उनके लिए क्या क्या खर्चा लगेगा। वित्तीय देखो ये चीजों को, जैसे अभी स्कूलों की बात करें तो पोषाहार का आएगा, तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ दोगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो चीजें हमारे को अवेलेबल हो पाएंगी। तो सारों का पहले ही आकलन किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, सबको संगठन बनाया जाता है। विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न भागों और कार्यों का संगठन करना पड़ता है। अलग अलग विभाग बनाने पड़ेंगे। जितने भी स्टाफ मेंबर हैं स्कूल के अंदर, सबको अलग अलग ड्यूटी देना पड़ेगा कि कोई पोषाहार की ड्यूटी संभाल रहा है, कोई प्राइमरी की, कोई क्रैच की, कोई किसी सब्जेक्ट की, कोई लाइब्रेरी का ड्यूटी निभा रहा है, कोई प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर, कोई क्लर्क वर्क कर रहा है। सबका अलग अलग ऑर्गेनाइज करके सबको वर्क देना पड़ेगा। अगर वर्क नहीं दिया जाएगा तो कोई भी अपनी चॉइस से काम करेगा, तो एक सोचेगा कि दूसरा कर देगा, दूसरा सोचेगा कि वो तीसरा कर देगा, तो वो काम कहीं ना कहीं पेंडिंग रह जाएंगे। तो ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तो जो टारगेट फिक्स किए जाते हैं वो कभी भी अचीव नहीं हो पाते। तो विद्यालय का संगठन क्या है? विद्यालय या शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न विभागों एवं कार्यों को संगठित करना, शिक्षकों का, कर्मचारियों या अन्य संसाधनों का उचित बंटवारा करना, डिवाइडेशन करना कि किसका कितना वर्क है, कितने परसेंटेज का कितना डाटा रहेगा, उन सबको डिवाइड करना जरूरी है। आज कोई भी आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो उन चीजों को सिस्टम वाइज मैनेज करना पड़ेगा कि कौन वहां पर क्या काम कर रहेगा। अगर ये काम फिक्स कर दिए जाए तो वो जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल रहेगा। जिस टारगेट को लेकर वो सिस्टम तैयार किया जा रहा है तो वो टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर इन चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया तो वो टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम रहती ही है। अचीव प्रॉब्लम क्या, वो टारगेट अचीव हो ही नहीं पाते, क्योंकि काम जो है वो डिवाइडेशन सही रूप से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है निर्देशन। अब सुपरविजन भी जरूरी है। काम सभी को देगी, क्या वो काम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्या वो काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो उसका सुपरविजन होना भी जरूरी है। तो शिक्षण कार्यों को सही दिशा में संचालन करना कि क्या जो काम दिया गया है, जिसका जो ड्यूटीज है, क्या वो कंप्लीट हो पा रही है या नहीं हो पा रही, तो इसके लिए सुपरविजन, सही दिशा निर्देश का होना जरूरी है। शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रेरित करना तथा उनके कार्यों के लिए मार्गदर्शन करना, उनको मोटिवेट करना कि आपको ये काम करना है, इस काम को करने से आपको ये बेनिफिट होगा, अगर ये नहीं किया तो ये लॉस होगा, किसी ना किसी बेस के ऊपर उनको मोटिवेट करके वो काम करवाना और उनको प्रेरणा भी देना कि हाँ ये चीजें करने से ये चीजें अचीव हो जाएंगी हम लोगों को। तो वो चीजें का भी होना जरूरी है। तो सुपरविजन सबसे ज्यादा, डायरेक्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन भी होना जरूरी है। देखो एक शिक्षा व्यवस्था है तो उसके सारे अंग अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उनको सबको, सबका, आज हमारी बॉडी है तो उस जितने भी पार्ट हैं सबका अलग अलग वर्क है। आईज अलग काम कर रही है, ईयर्स अलग काम कर रहे हैं, हमारे हैंड्स अलग काम कर रहे हैं, हमारे लेग्स अलग काम कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग ड्यूटी है। तो उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आज पैर पर चोट लग रहा है हमारे, तो हमारा ब्रेन ऑर्डर करता है कि पैर को हमें साइड में करना है, देन
इनका कोऑर्डिनेशन था तभी ये काम हो पाया। लेकिन अगर ब्रेन हमारा काम करना बंद कर दे तो क्या पैर पे चोट लग रही है तो हम पैर को हटा लेंगे? नहीं। कुछ नैनो सेकंड से न्यूरॉन के जरिए ये पूरा का पूरा ऑर्डर प्रोसेस चल जाता है और हमें ऑर्डर मिलता है और जस्ट हम पैर को हटा लेते हैं। या हमारे हाथ पर कोई कांटा लग रहा है तो जस्ट हमने हाथ को साइड में कर लिया। तो क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन था हमारी बॉडी का, आपस में सभी अंगों का कोऑर्डिनेशन था, जिसके कारण हमने वो चीजों को समझ लिया। तो इसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, समन्वय जिसको आप बोलते हो, अगर वो चीजें नहीं होंगी तो वो चीजें सुचारू रूप से नहीं चल पाती। तो शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न अंगों जैसे शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और समाज के बीच में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या टीचर्स पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में नहीं है तो क्या बच्चा वहां पर स्कूल में एडमिट रह पाएगा? नहीं एडमिशन उसका हो पाएगा। प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तब क्या सिस्टम चल पाएगा? तब भी नहीं चल पाएगा। जो वहां पर फोर्थ ग्रेड रखा हुआ है उसके बीच में और अदर टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना, तो अगर किसी में भी अनबैलेंस हो रहा है तो चीजें उलझ जाएंगी और चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी और जो हमने टारगेट अचीव करना है वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो समन्वय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सहगामी गतिविधियां, पाठ्यक्रम और प्रशासनिक कार्यों में समन्वय करना। अब को करिकुलम एक्टिविटी स्कूल में इतनी ज्यादा हो रही है कि स्कूल का सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो को करिकुलम एक्टिविटीज, अन्य गतिविधियां जिसको हम बोलते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिसको आप बोलते हो, तो वो चीजें अगर बहुत ज्यादा करवाई जा रही हैं लेकिन पाठ्य पुस्तक को पढ़ाया ही नहीं जा रहा, सिलेबस पूरा ही नहीं रहा, तो कोई बच्चा रिटर्न एग्जाम किस तरह देगा? तो उसका इवैल्यूएशन किस तरह होगा? उसका मूल्यांकन किस तरह किया जाएगा स्टडी बेस के ऊपर? तो सभी चीजों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, उनमें समन्वय होना जरूरी है। सभी चीजें अपनी जगह एक अलग रोल प्ले करती है। आज आप कहो कि फोर्थ ग्रेड का वर्क नहीं है, हम प्रिंसिपल पोस्ट पे बैठे हैं तो हमारा ज्यादा वर्क है, नहीं, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। हाँ, वो चीज है कि कोई अलग पोस्ट पर है, कोई अलग पोस्ट पर है, लेकिन अगर एक भी, वो कह रहे हैं ना, एक गाड़ी चलती है तो चार पहिए हैं उसके, अगर एक को निकाल दिया जाए कि बाकी तीन काम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो चारों का होना कंपलसरी है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। एक भी टायर पंचर हो जाए अगर गाड़ी का, तो क्या वो चीजें चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी। तो चारों का इंपॉर्टेंस उतना ही है। अब वो है कि कोई आगे है तो कोई पीछे है, बस इतना ही फर्क है। तो उनमें कोऑर्डिनेशन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन रहता है, समन्वय रहता है, तो टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। अननेसेसरी जहां पर आपने पहुंचना है, क्या उस गाड़ी के द्वारा पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, वो टारगेट हमें अचीव होगा ही नहीं। फिर है वित्तीय प्रबंधन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के लिए आवश्यक धन का प्रबंध करना, कि अगर स्कूल के अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है, जैसे वित्तीय साधन, स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रबंधन के अंदर वित्तीय साधन क्या रोल प्ले करते हैं। अगर स्कूल में फर्नीचर लेकर आना है तो फाइनेंशियली समाज फ्री में नहीं देगा, हमें पैसा वहां देना पड़ेगा। स्कूल के अंदर टीचर है, टीचर अपॉइंट किया तो उनको सैलरी भी देना पड़ेगा, तो वो भी वित्तीय साधन के अंदर आ जाता है। और भी रिसोर्सेज जो भी विद्यालय के अंदर चाहिए, वो सारे के सारे फाइनेंशियली मैनेजमेंट करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विद्यालय की आय व्यय का सही उपयोग करना, कि कितना इनकम आ रहा है, कितना खर्च आ रहा है, कितना बच रहा है। तो एक बजट जिस तरह पेश किया जाता है, तो उसी तरह बजट के अंदर भी पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कि कितना खर्च करना है, कितना आएगा, कितना टैक्सेस लगेंगे, सारा फिक्स कर दिया जाता है, जिसके द्वारा देश जो है वो हमारा संतुलित रूप से चल रहा है। अगर नहीं है पैसा तो कहाँ से लोन लेना, वो सारी चीजें बैलेंस पहले ही कर दी जाती हैं। तो वित्तीय लेखा जोखा सबसे ज्यादा जरूरी है, कि कितना आय हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है, उन चीजों का हिसाब अगर सही चलता रहेगा तो वो चीजें इजीली टारगेट हम अपने अचीव कर पाएंगे। और वित्तीय नियंत्रण रखना, ये नहीं है कि वेस्टेज करनी। कर्मचारी प्रबंधन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि टीचर जो हैं उनका भर्ती किस टाइप का करना है, उनकी एबिलिटी क्या होना चाहिए। क्या 10th क्लास टीचर है वो +2 के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो क्या वो अपना 100% दे देगा? नहीं दे पाएगा। तो टीचर की एक स्पेशल योग्यता रखी जानी चाहिए कि इतना अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, देन आप उन चीजों को अचीव कर पाते हो, इतना आप में व्यवहारिक ज्ञान है, इतना एक्सपीरियंस है, तो आप उन चीजों को कर सकते हो, वहां पर वो चीजें काम करेंगी। तो शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनकी पदोन्नति, उनका कहीं ना कहीं अगर वो जिस पोस्ट के ऊपर है, अगर वहां पर 100% अपना वर्क कर रहे हैं, तो उनको पूरा प्रमोशन देना, उन चीजों को बोलते हैं पदोन्नति। और सेवा संबंधी कार्य करना, शिक्षक कल्याण और प्रेरणा का ध्यान रखना। ये नहीं कि टीचर वर्क किए जा रहा है, अपना एफर्ट लगाए जा रहा है, तो आप उसके बारे में तो सोचो नहीं और अपना बेनिफिट सोचो। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। एक टीचर कितना टाइम तक कर लेगा वो चीजें, तो सिवा इन चीजों के बारे में सोचना भी जरूरी है। तो कर्मचारी प्रबंधन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं अनुशासन और नियंत्रण। अगर विद्यालय में डिसिप्लिन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो चीजें नहीं अचीव हो पाएंगी, क्योंकि चीजों को समझने के लिए, समझाने के लिए दोनों ही चीजों का
होना जरूरी है। डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नियमों और विनियमों का पालन करना सुनिश्चित करना कि कौन कौन से रूल रेगुलेशन अपनाए जाएंगे, कौन कौन सी टीचर्स के लिए हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए हैं। कुछ धाराएं बनाई गई हैं, अगर आप टीचर का डिसरिस्पेक्ट करते हो, बच्चों को मारते हो, तो अलग अलग धाराएं बनाई गई हैं, तो उनका फॉलो करना जरूरी है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशन है, हमारे मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। अगर आप अधिकारों की मांग करते हो तो आपको ड्यूटीज भी निभानी पड़ेंगी। तो अगर संविधान हमें मूल अधिकार दे रहा है तो हमें वहां पर मूल कर्तव्य भी फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो दोनों चीजें साथ में बैलेंस करके चलती हैं, जिसके द्वारा अगर कर्तव्य फॉलो करते हैं तो वो हमारे ऊपर एक तरह से मेंटली कंट्रोल रहता है। तो अगर आप राइट्स की बात कर रहे हो तो आपको ड्यूटीज भी निभानी पड़ेंगी। तो इस तरह विद्यालय के अंदर भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है कि अगर आपको कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी आपको साथ में फॉलो करनी पड़ेंगी, जिससे उन अधिकारों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। मूल्यांकन और निरीक्षण, इवैल्यूएशन एंड इंस्पेक्शन। शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना कि कितनी एबिलिटी जिस बच्चे के अंदर है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को अचीवमेंट देना। छात्रों की प्रगति को देखना, हमने कक्षा प्रगति टॉपिक पढ़ा है पूरा, उसके अंदर बताया था कि किस किस तरह से स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स हैं उनको डिक्लेयर किया जा सकता है। शिक्षकों की कार्यक्षमता को, जो टीचर्स हैं उनकी एबिलिटी है अगर उनके अंदर, तो उनको मोटिवेट करना, उनको पदोन्नति देना, ये सारी चीजें भी इसके अंदर आती हैं। और विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच करना कि विद्यालय के जो टारगेट फिक्स किए गए थे, जैसे अभी जस्ट पहले बताया गया कि योजनाएं बनाई जाती हैं, प्लानिंग की जाती है। इसी के फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने देखा कि कुछ दीर्घकालीन योजनाएं होती हैं, कुछ अल्पकालीन योजनाएं होती हैं। जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है उसके अंदर क्या जो टारगेट फिक्स किए गए थे, जो पर्पस से बनाई गई थी, क्या वो पर्पस अचीव हुए हैं हमें, क्या वो उद्देश्य अचीव हुए हैं हमें या नहीं हुए। तो इन चीजों की जांच करना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। समाज और शिक्षा का संबंध। अब समाज और शिक्षा का संबंध तो है ही सही, क्योंकि शिक्षा और समाज एक दूसरे के लिए सेतु का काम करते हैं। सेतु मीन पुल, पुल का काम करते हैं, डैम का काम करते हैं। बताया था पहले भी, जो हमने पिछला टॉपिक किया उसके अंदर भी आपको इसी चीज के बारे में बताया गया था कि समाज अगर विद्यालय को कुछ दे रहा है तो विद्यालय की भी ड्यूटी बनती है कि वो भी समाज को कुछ देगा। तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर दोनों, दो रिवर्स हैं, दोनों रिवर्स को आपस में, एक रिवर है उसके ऊपर से क्रॉस करके दूसरे किनारे पर जाना है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है, तो बीच में एक डैम की जरूरत होगी। उस डैम के ऊपर से बीच में एक पुल की जरूरत होगी, बीच में एक रास्ते की जरूरत होगी। तो वो जो बनाया जाएगा वो एक किनारे से हमें दूसरे किनारे पर लेकर जा सकता है। शिक्षा और समाज का भी कुछ इसी तरह का सिस्टम रहता है, जो अशिक्षा के ऊपर एक पुल का काम कर रहा है। जो एक विद्यालय है और उधर साइड समाज है, तो उस समाज और विद्यालय आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, उस अशिक्षा को दूर करते हुए, समाज को जो आवश्यकता है उसको अपनाते हुए वो विद्यालय उन्हें वो देगा और वो चीजें वहां से अचीव होकर वापस विद्यालय के पास अलग अलग चीजें के रूप में वो सामने आ जाएंगी। तो शिक्षा और समाज के बीच सेतु का कार्य करना, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप जो समाज को चाहिए वैसी ही शिक्षा प्रदान करना और समाज का सहयोग प्राप्त करना। समाज को अगर आज टेक्नोलॉजी की नॉलेज है तो विद्यालय टेक्नोलॉजी की नॉलेज देकर समाज को एक कार्यकुशल व्यक्ति दे देगा, एक सिटीजन ऐसा दे रहा है, एक ऐसा नागरिक प्रदान कर रहा है। तो विद्यालय के अंदर बताया ना कि शिक्षक जो है वो भविष्य का निर्माता है। तो भविष्य किसके लिए बनाया जा रहा है? समाज का भविष्य बन रहा है वो। तो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा समाज होगा उतना ज्यादा उसके अंदर मैनर्स होंगे, वो मोरल वैल्यूज उतनी ज्यादा होंगी। स्कूल के अंदर मोरल वैल्यूज क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि समाज को आज इसकी जरूरत है। क्यों सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताया जाता है? क्योंकि समाज को इसकी जरूरत है, क्योंकि इन चीजों के प्रति कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। तो समाज को जिन चीजों की जरूरत है, विद्यालय उन्हीं चीजों का कोऑर्डिनेशन करके, उन चीजों को झाकर, उन चीजों को सिखाकर समाज को वो प्रदान करता है। तो मोहेल्सन के अनुसार शिक्षा प्रशासन में केवल आदेश देने और नियंत्रण करने तक की सीमित नहीं है। तो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ओनली ऑर्डर नहीं देता, ओनली कंट्रोल नहीं करता, वो चीजों को बैलेंस करके चलता है, बल्कि यह एक समग्र प्रक्रिया है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें योजना बनाई जाती है, उनका संगठन किया जाता है, इंस्ट्रक्शन निर्देशन दिया जाता है, समन्वय किया जाता है, वित्तीय और कर्मचारी प्रबंधन किया जाता है, देन उसको ऑब्जर्व किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, लास्ट में उसका मूल्यांकन करके कई कार्य जो ऐसे होते हैं उनको उनके अंदर ऐड किया जाता है। और इसका अंतिम उद्देश्य क्या रहता है? इसका अंतिम उद्देश्य शिक्षा को प्रभावी बनाना, उपयोगी बनाना और उद्देश्य परक बनाना। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, सीधी सीधी बात कहें तो सर्वांगीण विकास करना सभी चीजों का, चाहे वो टीचर है, चाहे स्टूडेंट्स है, चाहे वो समाज है। तो उनका अगर सर्वांगीण विकास किया जाता है, टोटल मोरल वैल्यूज को ध्यान में रखा जाता है, उनका शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, धार्मिक, हर तरह से राजनीतिक, हर तरह से विकास अगर हो रहा है, तो इट्स मीन उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। और अगर किसी भी विकास से रिलेटेड कुछ इश्यूज रह गए हैं तो इसका मतलब उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है।
आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।